चांद बाबा की गैंग को समाप्त करके अतीक अहमद सुर्खियों पर आ जाता है। इलाहाबाद ही नहीं, इलाहाबाद के आसपास के इलाकों तक उसका खौफ बढ़ जाता है। इसके बाद वो राजनीति के क्षेत्र में भी अपना सिक्का कायम करना चाहता है। इसके बाद वो कई पार्टियां ज्वाइन करता। यही नहीं, 1991 और 1993 में वो एक बार फिर निर्दलीय विधायक चुना जाता है। इसी बीच समाजवादी पार्टी से उसकी नज़दीकियां बढ़ती हैं और 96 में समाजवादी पार्टी ने उसे अपनी पार्टी से टिकट देकर एक बार फिर जीत हासिल करती है। इसके बाद 2004 में समाजवादी पार्टी फिर से अतीक अहमद पर विश्वास जताती है और फूलपुर से उसे टिकट दे दिया जाता है। वो टिकट से चुनावी मैदान में उतरता है और वहां पर सांसद बन जाता है। इधर सांसद बनने के बाद इलाहाबाद की पश्चिमी सीट खाली हो जाती है। वहां से अतीक अहमद अपने भाई अशरफ अली को चुनावी मैदान में उतार देता है। लेकिन इधर बीएसपी से राजू पाल को टिकट मिल जाता है, जो कि कभी अतीक अहमद का बायां हाथ कहा जाता था। चुनाव होते हैं। राजू पाल अतीक के भाई अशरफ अली से 4000 वोटों से जीत जाता है। यह जीत अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं होती है। उसी राजू पाल पर सरेआम 20 गोलियां दाग दी जाती हैं, जिसे देखकर लोगों में उसका खौफ बढ़ जाता है। उसकी सरेआम हत्या कर दी जाती है। यह अतीक की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद बीएसपी उसकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारती है, लेकिन पूजा पाल को इस बार जनता का समर्थन नहीं मिलता है और पूजा पाल चुनावी मैदान में हार जाती हैं। दोबारा बीएसपी पूजा पाल को उम्मीदवार बनाती है। इस बार पूजा पाल अशरफ अली पर भारी पड़ती हैं और 10,000 वोटों से जीत दर्ज करती हैं। फिर मायावती की सरकार आती है। उसने अतीक अहमद को मोस्ट वांटेड करार देते हुए उस पर काफ़ी एक्शन लिया जाता है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी ने भी उसे अपनी पार्टी से निकाल दिया। इधर बीएसपी पार्टी उसे मोस्ट वांटेड करार देते हुए उस पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया जाता है। अब वो आपराधिक लिस्ट में शामिल हो जाता है। उस पर कई मुकदमे दर्ज होते हैं। उसकी कई संपत्तियों को भी ध्वस्त किया जाने लगता है। इधर अतीक का भाई अशरफ अली एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देता है। यह एक प्रयागराज की सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि आज का प्रयागराज कल इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह बात 17 जनवरी 2007 की है। रात का समय था। इलाहाबाद करेली में महमूदाबाद एक जगह लगती है, जहाँ पर एक गर्ल्स का हॉस्टल और मदरसा एक साथ होता है। उस गर्ल्स हॉस्टल और मदरसे का गेट एक होता है। आधी रात का समय हो गया था। उस समय कुछ लोग दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे थे। जैसे ही अंदर से आवाज़ आती है कि आखिर कौन है इतनी रात को, तभी वे गहरे स्वर में अपने आका का नाम लेते हैं और दरवाज़ा आका का नाम सुनते ही खोल दिया जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खोल दिया जाता है, वहाँ सभी लड़कियाँ सो रही थी। देर रात का वक्त हो गया था। कुछ लड़कियाँ उन लोगों ने दिन में देखी हुई थी। वे उन्हीं 2 लड़कियों को वहाँ से ले जाते हैं। मदरसे में घुसे 5 लोग जो कि हथियारधारी होते हैं, जिससे न कि मदरसे का संचालक कुछ बोल पाता है और ना ही वो लड़कियाँ। उन्हें एक सुनसान जगह नदी के किनारे पर ले जाया जाता है। वह 5 लोग उन लड़कियों के साथ बारी बारी से रात भर बलात्कार करते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो सुबह उन्हें मदरसे में वो छोड़ दिया जाता है और ना ही कोई मदरसे का कोई व्यक्ति उन्हें कुछ कहता है और ना ही संचालक उन्हें कुछ कहता है। लेकिन ऐसी बातें छुपाने पर कहाँ छुपती हैं। यह बात धीरे धीरे सारे हॉस्टल पर पहुँच गई। वह लड़कियाँ कोई गैर नहीं थी। वह आसपास के क्षेत्र की गरीब घर की बेटियाँ थीं। जब वह घर जाती हैं और अपने परिवारजनों से वो सारी कहानी बताती हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लोग जब सुनते हैं तो लोगों की आंखों में पानी आ जाता है और हंगामा शुरू हो जाता है। इसके बाद पुलिस भी हरकत में आती है, लेकिन हंगामा शुरू होने के बाद उसमें नाम आता है अतीक के भाई अशरफ अली का, जिसे अभी तक पुलिस की अभिरक्षा में उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अशरफ पर मुकदमे की तैयारी होती है, लेकिन उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी और मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय जो कार्रवाई होनी चाहिए असल में वो होती ही नहीं है। कहते हैं
कि इसमें सिर्फ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज होता है और कुछ समय बीत जाने के बाद सरकार बदलती है, यह मामला फिर संज्ञान में आता है, लेकिन इसमें कुछ लोगों को आगे कर दिया जाता है और मुद्दों को असल दोषी को बचा लिया जाता है। जेल होने के बाद भी यह वसूली बंद नहीं करते हैं। बताते हैं कि यह व्यापारियों को गुलाबी रंग की पर्ची भेज दिया करते थे। बड़े व्यापारियों को 5 लाख और छोटे व्यापारियों को 3 लाख रुपए रंगदारी देनी होती थी। इसी बीच अतीक अहमद एक दूसरी बड़ी गलती कर देता है। इनको एक बिजनेसमैन पैसे देने से मना कर देता है। वह उसका अपहरण करवा लेते हैं। उसके कोरे कागज पर साइन करवाकर उसको प्रताड़ित करते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। जब यह बात सरकार को पता चलती है, क्योंकि 2018 में बीजेपी सरकार आती है और यूपी आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री होते हैं, उनका ट्रांसफ़र वो तुरंत देवरिया जेल से साबरमती जेल में करवा देते हैं और इनके बेटे मोहम्मद अली पर 10 से ज़्यादा केस दर्ज होते हैं। उन्हें भी नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। शाइस्ता का बेटा असद पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण उनका पासपोर्ट नहीं बन पाता है। अब वो घर में सिर्फ 2 ही समझदार व्यक्ति बचते हैं। उनका वर्चस्व, उनका रुतबा धीरे धीरे कम होने लगता है। उन्होंने सोचा कि निकाय के चुनाव हैं, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं जिससे पुलिस ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। हालांकि वो पहले से अवैसे दिन की पार्टी AIM से जुड़े हुए थे। फिर 5 जनवरी को पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरबार उन्हें BSP पार्टी की सदस्यता दे देते हैं। यहीं से ये अपना सपना देखना शुरू कर देती हैं। असद एक बिल्डर को फ़ोन मिलाता है कि आपको लखनऊ से आने वाले उमर से मुलाकात करनी है। मोहम्मद मुस्लिम मिलने से मना कर देते हैं, कहते हैं ना ही मैं मिलूँगा और ना ही मैं कचहरी जाऊँगा। तो असद को गुस्सा आता है, कहता तरबूजे को देखकर तरबूजा रंग बदल रहा है। इससे शाइस्ता परवीन अतीक से जेल में मुलाकात करती हैं और कहते हैं चुनाव जीतने के ऐसा क्या किया जाए। एक प्लान तैयार किया जाता है ताकि लोगों के बीच रंगदारी और खौफ बढ़ जाए और लोगों में भय पैदा हो जाए। राजू पाल हत्याकांड के आखिरी गवाह उमेश पाल का धामोगंज से रोड से जब वो वापस आ रहे थे तो उन पर अचानक हमला हो जाता है। राजू पाल हत्याकांड के वो सिर्फ आखिरी गवाह थे। उन्हें जान से मार दिया जाता है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है। इसमें असद उन्हें खुद गोली चलाते हुए दिखाई देता है और गुड्डे मुस्लिम जो पुलिस वालों पर बम फेंकते हुए दिखाई देता है। इनका पूरा गैंग एक्टिव हो जाता है। इसके बाद वह फिर संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह की हत्या कर देते हैं। अब प्रशासन सख्ती के साथ एक्शन में आ जाता है और असद का भी झांसी में एनकाउंटर हो जाता है और उसके बाद इस प्लान की मुखिया लेडी डॉन शाइस्ता परवीन पर प्रशासन इनाम घोषित कर देता है। अब कहां पर छुपी हुई हैं इस बात का पता अभी तक नहीं लगा है कि या जेल जाएंगे या इस परिवार का क्या होगा। इस परिवार के कितने एनकाउंटर होंगे, इससे जुड़े हुए कितने लोग मारे जाएंगे, इसका कोई पता नहीं। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारे चैनल सक्सेस पर्पज का उद्देश्य हर नागरिक को जागरूक एवं सचेत करना है। वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हमारी टीम वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करती है और हमारी टीम की मेहनत आपके एक लाइक और सब्सक्राइब पर तय होती है। तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। हो सकता है आपका किया गया छोटा प्रयास किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। जय हिंद, जय भारत।